तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज मंडे, नए वीक की शुरुआत। ये वीक काफ़ी गहमा गहमी वाला हो सकता है। एक तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, जो रिजल्ट है वो थर्सडे यानी कि 10 मार्च को आने वाला है। आज हर चैनल पे एग्जिट पोल चल रहा है। उधर जंग जारी है, जंग को लेकर बातचीत भी है और बहुत उम्मीद जता रही है कि शायद इस वीक ये जंग ख़त्म हो जाए, बातचीत के ज़रिए कुछ रास्ता निकल आए। तो कुल मिलाकर ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है खबरों के लिहाज से और खबरों की दुनिया के लिहाज से। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार ये कहा गया कि ये दुनिया ख़त्म होगी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि एक ना एक रोज़ ऐसा आएगा जब ये दुनिया वाकई ख़त्म होगी। इसीलिए कई जगह प्रलय, क़यामत, ये सारी बातें होती हैं। बट ये नहीं पता कि ये दुनिया ख़त्म कैसे होगी। कोई कहता है कि पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी और उसकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, तो उन चीज़ों से, या फिर ये है कि क़यामत या प्रलय कैसे आएगी, अलग अलग लोग बातें करते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है, जिस तरीके से आज की दुनिया में हथियारों और बमों की होड़ सी है, लगता है कि मुझे खुद कि अगर ये दुनिया कभी ख़त्म हुई तो शायद इन्हीं चीज़ों से ख़त्म होगी। जैसा मैंने कहानी में आपको पहले ही बताया कि 12-13 हज़ार से ज़्यादा एटम बॉम्ब है, परमाणु बॉम्ब है, और ये पूरी दुनिया को नेस्तो नाबूद करने के लिए काफ़ी है। एक देश ने शुरुआत की नहीं कि फिर बाकी देश भी करेगा और धीरे धीरे सारे देश, शहर से लेके देश और उसके बाद दुनिया के नक्शे से ही शायद मिट जाए। आज की कहानी यही है कि ऐसा कई बार हुआ जब लगा कि अब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कम से कम 3 कहानियाँ ऐसी हैं, 3 बार ऐसा हुआ जब दुनिया बिल्कुल परमाणु युद्ध की दहलीज पर खड़ा था। बस ये समझ लीजिए कि शायद इन 3 मामलों में से तीनों ही मामले 5 मिनट का सिर्फ हेर फेर था। 5 मिनट के अंदर अंदर शायद न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया जाता। कुछ में तो कुछ सेकंड का फासला था, लेकिन वक्त रहते ये चीज़ें बदल गई और बदल गई। आप सोच सकते हैं कि एक भालू की वजह से भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता था, बट ये भी कहानी है और फैक्ट है और सच है। तो इस कहानी की शुरुआत यूं है कि 1960 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि एक कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध जिसे हम कहते हैं। और तब 2 शक्तियां उभरी थी, एक अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो आज रूस है। सोवियत संघ कई देशों पे अपना कब्जा करना चाहता था। अमेरिका को लगता था ये आगे चल के ख़तरनाक होगा, तो सोवियत संघ और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर, और उसमें 2 खेमे बढ़ गए थे। तभी 1960 की बात आती है। इसी दौरान में ये होता है कि क्यूबा में भी सत्ता बदल जाती है और क्यूबा में भी कम्युनिस्ट सरकार आ जाती है। यूएसएसआर में तो थी और क्यूबा में भी। फिडेल कास्ट्रो, वहाँ के डिक्टेटर, तानाशाह या जो भी आप कहें राष्ट्राध्यक्ष, वो क्यूबा की गद्दी पर। अमेरिका चाहता नहीं था कि फिडेल कास्ट्रो वहाँ पर आए, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो की राय अमेरिका के खिलाफ रही है। उस दौरान में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब के मामले में सबसे आगे था, सुपर पावर। कहते हैं कि उसके पास करीब 170 से ज़्यादा ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल थी जो दुनिया में सबसे दूर तक मार करने वाली थी, और जिसके रडार पर, जिसके निशाने पर यूएसएसआर भी था। और जबकि यूएसएसआर के पास उस वक्त बड़ी गिनी चुनी ऐसी मिसाइलें थी जो लंबी दूरी तक मार कर सकती थी, यानी उसके पास परमाणु बम तो था, लेकिन यूएसएसआर में बैठकर उसको अमेरिका पे छोड़ना, ऐसा कोई साधन नहीं था, कोई सवारी नहीं थी कि उस मिसाइल को वहाँ तक छोड़ा जा सके। तो रूस इस मामले में अमेरिका से पीछे था, और अमेरिका के पास ये था कि अमेरिका में बैठकर ही वो रूस पर परमाणु हमले कर सकता था। इस बात से रूस हमेशा परेशान रहता था कि अगर अमेरिका ने परमाणु युद्ध छेड़ दिया तो हमारे बम शायद अमेरिका तक पहुँच ही नहीं पाए, गिरेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जिनके ज़रिए परमाणु बम को छोड़ा जा सके। अच्छा, उस ज़माने में अमेरिका ने एक और काम किया था। उसने इटली और टर्की, यहाँ पे भी अपने सैन्य अड्डे बना रखे थे, और यहाँ पे भी अपनी कुछ मिसाइलें उसने तैनात कर रखी थी ताकि दूरियाँ कम हो जाए। कई ऐसे देश होते हैं जो दूसरे देशों को की ज़मीन अपने सैन्य शक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त अमेरिका ने भी यही किया था। तो एक तरफ रूस के पास मार करने वाली इतनी दूर तक मिसाइल नहीं, अमेरिका के पास बहुत सारी, और दूसरा अमेरिका इटली और टर्की में भी अपनी मिसाइल को तैनात कर रखा है। रूस के लिए ख़तरा बढ़ता जा रहा है। तभी रूस ने इधर देखा कि जब फिडेल कास्ट्रो की सरकार आई क्यूबा में, तो अमेरिका पीछे पड़ गया।
आपको फेडरल कास्ट्रो के बारे में मैंने कहानी सुनाई, कैसे अमेरिका ने फेडरल कास्ट्रो को सत्ता से हटाने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी खुफिया एजेंसी CIA को भी भेजा कि फेडरल कास्ट्रो को मार डाले। तो अमेरिका की पूरी जो उस वक्त खुफिया एजेंसी CIA थी, वो क्यूबा से फेडरल कास्ट्रो की सरकार को ही उखाड़ने के काम में लगी हुई थी। इधर रूस ने देखा कि अमेरिका का दुश्मन क्यूबा, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, रूस ने क्यूबा के साथ दोस्ती बढ़ा ली। और इत्तेफाक से उस वक्त USSR में भी कम्युनिस्ट सरकार, क्यूबा में भी वही, तो अब दोनों की दोस्ती हो गई। क्यूबा भी परेशान था अमेरिका से, उसको चाहिए था एक ताकतवर देश की दोस्ती। USSR ने हाथ बढ़ाया, दोनों ने हाथ पकड़ लिया। अब सोवियत यूनियन अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया आपके फिडेल कास्ट्रो के सपोर्ट में, यानी क्यूबा में। जब दोस्ती बढ़ी तो रूस को पता था कि अमेरिका परमाणु बम मिसाइल से भेज सकता, हमारे पास तो है नहीं वहाँ तक गिराने के लिए। उसने कहा कि क्यूबा का फ़ायदा उठाते हैं। फिडेल कास्ट्रो को भरोसे में लेकर रूस ने अपने कुछ परमाणु मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि रूस USSR से बैठकर, मतलब सोवियत संघ, अमेरिका तक तो बम गिरा नहीं सकता था परमाणु, लेकिन क्यूबा में जब उसने अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी तो उसका एक फ़ायदा हुआ कि अब वो कभी भी अमेरिका को निशाना बना सकता था, क्योंकि क्यूबा से अमेरिका की जो बॉर्डर सरहद लगती है सिर्फ 90 मील की दूरी पर है, 90 मील। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ये खबर थी कि USSR सपोर्ट कर रहा है क्यूबा का, लेकिन उनका सारा ध्यान उस वक्त तक फिडेल कास्ट्रो के ऊपर था। इस तरफ से वो लापरवाह थे। लेकिन फिर अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली कि USSR अपने परमाणु मिसाइलों को क्यूबा में तैनात कर रहा है और अमेरिका पर हमला कर सकता है। जब ये बात अमेरिकी गवर्नमेंट को पता चली तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि ये उनके देश पे सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि 90 मील की दूरी पर परमाणु मिसाइल। अभी तक अमेरिका ये सोच के तसल्ली से बैठा हुआ था कि इतनी दूर तक मार करने वाले मिसाइल तो है नहीं, तो USSR परमाणु बम छोड़ नहीं सकता है। लेकिन अब ये बात सामने आ गई कि क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को लगाया गया कि सच्चाई पता करो। अब इसके बाद अमेरिकी प्लेन ने क्यूबा की तस्वीरें लेनी शुरू की गुपचुप तरीके से, और कुछ जगहों की तस्वीरें निकालनी। और ये तस्वीरें जब सामने आई, वो तारीख थी 14 अक्टूबर 1962। 14 अक्टूबर को अमेरिकी विमानों ने कुछ क्यूबा के सैन्य अड्डों की तस्वीरें ली, और इन तस्वीरों को जब डेवलप करके देखा गया तो पता चला कि USSR ने अपने परमाणु मिसाइल क्यूबा में तैनात कर रखे। तस्वीरों से पहली बार पुख्ता सबूत सामने आया, और जिस दिन ये सबूत आया वो तारीख थी 16 अक्टूबर 1962। अब जैसे ही अमेरिका को ये कंफर्म हो गया कि परमाणु मिसाइल उसके बॉर्डर से सिर्फ 90 मील की दूरी पर तैनात है, अमेरिका की हालत खराब हो गई। इसके बाद 16 अक्टूबर को ये क्लियर हुआ, और 16 अक्टूबर को ही तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने अपने सारे सलाहकारों से मशवरा किया क्या करें। तो उन्हें मशवरा दिया गया कि जो भी क्यूबा के जिस जगह पे ये परमाणु मिसाइल तैनात हैं सैन्य अड्डों पर, उन पे बमबारी करके उसको तहस नहस कर दिया जाए, ताकि वो अमेरिका के ऊपर हमला ना कर सके। लेकिन जॉन एफ कैनेडी को पता था कि ये इतना आसान नहीं है, बहुत सारे इसके उल्टे असर हो सकते थे। तो इसलिए उन्होंने उस वक्त उस फैसले को माना नहीं। 16 के बाद करीब 6 दिन तक वो बातचीत करते रहे। आखिरकार 22 अक्टूबर को अपने देश के नाम एक संबोधन में जॉन एफ कैनेडी ने पूरी बात बताई। कहा कि कैसे यहाँ पे क्यूबा में रूस ने अपने परमाणु मिसाइल दाग रखे हैं, तैनात कर रखे हैं, जो इसके वो हो सकता है। इसके बाद उन्होंने हमला तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब क्यूबा को जो भी समुद्री रास्ते से जहाज़ आएगी, चाहे दुनिया के किसी भी देश की, अब उसकी वो निगरानी करेगी अमेरिका, और बिना तलाशी के वो जहाज़ पानी का क्यूबा की समुद्री सीमा में, जल सीमा में दाखिल नहीं हो सकती। जब ये ऑर्डर दिया, और ये ऑर्डर था 22 नवंबर 1962 को, कि अमेरिका सेना ने जब कहा कि क्यूबा में आने वाले हर जहाज़ की तलाशी लेगी, रूस बिफर पड़ा। और रूस को लगा कि ये एक तरह से बाकी देशों के साथ जुल्म है और अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है।
अब इन चीज़ों को लेके 22 अक्टूबर को ये हुआ था कि समुद्र से जो भी जहाज़ आएंगे उसकी तलाशी होगी। तनाव अचानक अब बढ़ गया। रूस ने इसी दौरान एक अमेरिकी जहाज़ को अपना निशाना बनाकर मार गिराया, लेकिन परमाणु बम से नहीं, वैसे ही। इसके बाद तारीख आती है 25 अक्टूबर 1962। तनाव बना हुआ था, रूस गुस्से में था, अमेरिका को लग रहा था कि कहीं क्यूबा से अटैक ना करते। तभी 25 अक्टूबर को अमेरिका की एक मिलिट्री बेस है जिसका नाम है डुलुथ एयर डिफेंस सेंटर। इस डुलुथ डिफेंस एयर सेंटर में रात को अचानक अलार्म बजने लगता है। जब ये अलार्म बजा तो पूछा गया कि क्यों बजाया। तब वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसने इस सेंटर में उसकी दीवार से कूदकर एक शख्स को अंदर आते हुए देखा है। उधर बराबर तनाव बना हुआ है, क्यूबा से परमाणु मिसाइल छोड़ सकते हैं। इधर अमेरिका के इस डुलुथ एयर डिफेंस सेंटर, जहाँ पे परमाणु जो हथियार हैं उसको विमान में लाद कर ले जाने की सारी सुविधा है। तो ये अपने आप में बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही सिक्योर सेंटर था। अब वहाँ पे एक रहस्यमय आदमी का दीवार फांद कर घुसना अचानक अलर्ट हो जाता है, अलार्म बजता है। को एक पनडुब्बी को निशाना बनाया। पहले अमेरिका के एक जहाज़ को मारा था सोवियत संघ ने। अमेरिका ने पलटवार करते हुए एक पनडुब्बी को सोवियत संघ के निशाना बनाया और वो परमाणु हथियार से लैस थी। अच्छा, इधर क्या क्या कि रूस ने 4 अपनी पनडुब्बी भेज दी समंदर के रास्ते। उसके पास जो परमाणु हथियारों को कैरी करने और उसको विस्फोट करने के लिए पनडुब्बी थी, न्यूक्लियर उससे लैस 4 पनडुब्बियों को सोवियत संघ ने भेज दिया अमेरिका की तरफ। कायदे से उसको पहुंचना था क्यूबा, लेकिन समंदर पे अब निगरानी और पहरे भी चल रहे थे अमेरिका के। तो अमेरिका को ये पता चल गया। अमेरिका ने अपने खुफिया तंत्र से ये पता कर लिया कि सोवियत संघ की 4 मिसाइल से लैस पनडुब्बियां क्यूबा की तरफ बढ़ रही। इसके बाद अमेरिका ने उनको ट्रेस किया और बाकायदा उन्हें वार्निंग दी कि आप लोग समुद्री तल पर नीचे बेस पर पहुंचे, वरना हम आपके इस पनडुब्बी को उड़ा देंगे। एक वार्निंग दी गई। अब ये सारी पनडुब्बियां समुद्री तल की तरफ जाने के लिए कहा गया। इसी दौरान में हुआ है कि इनमें से एक पनडुब्बी जिसमें सारे परमाणु बम थे, उस पनडुब्बी का जो कांटेक्ट है, संपर्क, वो टूट गया यूएसएसआर से, जो लगातार ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, ऑर्डर ले रहे थे। तो अब वहाँ पे ये संपर्क टूट गया। जैसे ही संपर्क टूटा तो उसके जो पनडुब्बी के जो मेन इंचार्ज थे, उन्हें लगा कि ये संपर्क टूटने का मतलब है कि शायद जंग शुरू हो गई है और परमाणु युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसी सूरत में ही ये संपर्क टूटता है। सोवियत संघ का उस वक्त एक रूल था, जो भी ऐसी पनडुब्बी जो मिसाइल से लैस होगी उसमें 3 मेन बॉस होंगे, और उस पनडुब्बी में जिसमें मिसाइल सारे परमाणु बम है, न्यूक्लियर है, तभी फायर होगा जब तीनों कैप्टन अपनी रजामंदी देंगे। यानी वो तीनों इस बात पे मुहर लगा देंगे कि फायर करना है न्यूक्लियर वेपन को, तभी होगा। उन 3 में से अगर एक भी कहता है कि नहीं होगा तो फिर फायर नहीं होगा। 3-0 में फैसला चाहिए था। ये रूल था, उसूल था और सख्ती के साथ था कि जब तक तीनों की सहमति नहीं होगी कोई फायर नहीं करेगा न्यूक्लियर। जब इन तीनों कैप्टन को उस पनडुब्बी के लगा कि संपर्क टूट गया है और जंग शुरू हो गई है, तो इन्हें लगा कि अब क्या किया जाए। तो इनका यही था कि अपने आप को घिर गए हैं, जंग उधर शुरू हो गई है, तो जिस काम के लिए आए वो काम करो। एक काम करो कि परमाणु मिसाइल दाग देते हैं। 2 कैप्टन ने कहा दाग देते हैं। अब बारी आई तीसरे के बोर्ड की। तीसरे जो थे मिस्टर वसीली अर्खिपोव, ये तीसरे कैप्टन, सिर्फ इनकी एक हाँ शायद उस दिन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर भी ले जाती है और परमाणु युद्ध होता और फिर पता नहीं है दुनिया का नक्शा आज कैसा होता। लेकिन 3 कैप्टन में से 2 तैयार हैं परमाणु मिसाइल छोड़ने के लिए, बस बटन दबाने की देरी है। तीसरे की राय मांगी जाती है और अर्खिपोव, तीसरे कैप्टन, इसके खिलाफ वोट देते हैं। वो कहते हैं कि हमें पहले हालात का अंदाज़ा लगाना चाहिए, सिर्फ अंदाजे से नहीं कि जंग शुरू हो गई है, कोई पुख्ता सबूत चाहिए, तभी हम परमाणु मिसाइल छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने
इस तरह से अपना वोट न देके इस हमले को रोक दिया। उसके कुछ देर के बाद पता चला कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से संपर्क टूटा था, जंग नहीं हुई है। ये दूसरा मौका था जब परमाणु युद्ध दुनिया में हो सकता था। इसको क्यूबा क्राइसिस भी कहते हैं, 13 डेज का क्यूबा क्राइसिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी वक्त हुई थी। तो ये दो मामले आए। इसके बाद में फिर क्यूबा संकट कैसे हल हुआ कि जब ये पनडुब्बी वाली चीज़ हुई और सारी, फिर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक समझौता हुआ। यूएसएसआर ने कहा ठीक है, हम क्यूबा से अपने सारी मिसाइल हटा लेंगे परमाणु, लेकिन आप क्यूबा में तख्ता पलट नहीं करोगे, आप क्यूबा पे हमला नहीं करोगे। अमेरिका इस बात को मान गया। अमेरिका ने बदले में ये भी कहा कि ठीक है, हम भी इटली से और टर्की और बाकी जगह जहाँ हमने अपने परमाणु मिसाइल रखे हैं जो सोवियत संघ पे ज़्यादा आसानी से हमला कर सकते हैं, हम उनको हटा लेंगे। तो वो शर्तें मानी गई। इसके बाद रूस ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाई, अमेरिका ने भी अपने बहुत सारे देश में जो मिसाइलें थी वो हटाई, और इस तरीके से ये क्यूबा संकट 13 डेज का ख़त्म हुआ, जो न सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वॉर बल्कि न्यूक्लियर वॉर के एकदम करीब पहुंच चुका था। और 100% 2 से 5 मिनट के बीच में ये सब कुछ हो जाना था, लेकिन रहम और करम था ऊपर वाले का कि हुआ नहीं। लेकिन ये सिर्फ इकलौती मिसाल नहीं है। 1995 में फिर दुनिया में परमाणु हमले का खतरा आ गया था। तब रूस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अभी मिस्टर पुतिन है जैसे, बोरिस येल्त्सिन। तो बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रेसिडेंट थे और उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने का ब्रीफकेस होता है, जैसे आपने देखा होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास है, इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो एक्टिवेट करने का वो ब्रीफकेस होता है जिसमें बस वो कोड डालते हैं और बटन, तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है और जहाँ पे भी टारगेट है वहाँ पे हो जाता है। तो हुआ ये 1995 में बोरिस येल्त्सिन को खबर मिली और उनके कमांड रूम से खबर आई कि उनके राडार पर यह देखा गया है कि नॉर्वे के समुद्री तट से कई रॉकेट दागे गए और ये सारे रॉकेट रूस की तरफ आ रहे हैं। अब नॉर्वे की तरफ से कई रॉकेट दागे गए और रूस की तरफ आ रहे हैं, सीधा सीधा रूस पे हमला। अब जब कमान से ये खबर आई तो फिर ये लगा कि क्या किया जाए। अफरा तफरी में बोरिस येल्त्सिन को खबर दी गई। उन्होंने फ़ौरन अपने सलाहकारों से सारी राय ली और ये हुआ कि जवाबी हमला करना है कि नहीं। इधर रॉकेट तेज़ी से आ रहा है, वक्त है नहीं। तो अभी ये डिसाइड ही हो रहा था कि इसका क्या करें। किसी बीच में पता चला कि नहीं, ये रूस की तरफ रॉकेट नहीं आ रहा है, बल्कि रूस ने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है रॉकेट का, और रॉकेट लॉन्च किया है वैज्ञानिक प्रयोग के लिए। थोड़ी देर के बाद उस रॉकेट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया और ये जो कुछ मिनट थे, इस मिनट में ही बोरिस येल्त्सिन ने फिर फैसला लेना था, और वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि तब तक क्लियर हो गया कि ये रूस पे हमला नहीं है। अगर ये हो जाता कि ये रूस पे ही हमला है अगले कुछ मिनट और, तो शायद वो परमाणु बम का जो ब्रीफकेस लेके घूमते हैं उसको एक्टिवेट कर देते और फिर एक बार परमाणु युद्ध होता। ये सब इतिहास में दर्ज है कि कब कब किस मोड़ से कितने कम वक्त में ये खतरा दुनिया से टली और कैसे दुनिया बची। इससे पहले करीब 15 साल पहले, 1995 की बात है, 62 में आपको बताया कि कैसे टला, जो पनडुब्बी और उसके ज़रिए भालू की वजह से। 95 में बोरिस येल्त्सिन नॉर्वे ने किया था। 1980 में भी हुआ था। 1980 में तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। जिमी कार्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है, जैसे अपने एनएसए है अजीत डोभाल, तो वहाँ पे भी एनएसए है। तो उस एनएसए ने सुबह करीब 3 बजे जिमी कार्टर को कॉल किया, 1980 की बात ही है, और एयर डिफेंस कमांड के हवाले से उन्होंने खबर दी कि सोवियत संघ से करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं अमेरिका के ऊपर। सोवियत संघ से 200 मिसाइल। अब खतरा यह था कि ये मिसाइल न्यूक्लियर भी होगा। 3 बजे सुबह अमेरिकी प्रेसिडेंट को एनएसए उठाकर फ़ोन कर रहे हैं और उन्हें ये जानकारी दे रहे हैं। अफरा तफरी मच गई पूरे व्हाइट हाउस में, पूरे एनएसए में, पूरे उनकी जो कमांड रूम है, हर जगह। अब ये फैसला लेना है कि इन 200 मिसाइलों को जिनका निशाना अमेरिका है उसको कैसे रोके और जवाबी हमले में क्या करें। 3 बजे रात को ये उठकर सारी चीज़ें आनन फानन में मीटिंग हो रही है, सब तैयारी हो रही है, लेकिन सिर्फ 3 से 4 मिनट बीता, कहानी पलट गई। 3 से 4 मिनट के बाद अमेरिकी एयर डिफेंस कमांड रूम से
एक नई जानकारी आई, और जानकारी ये थी कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई और उस कंप्यूटर सिस्टम ने यह गलत खबर दे दी कि यूएसएसआर से 200 मिसाइल अमेरिका की तरफ आ रहा है। तो ये रूस ने कोई मिसाइल नहीं दागी थी, कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉब्लम थी। उस कंप्यूटर सिस्टम की गलत जानकारी को सही करते हुए फिर जिमी कार्टर को पूरी खबर दी गई, और इसके बाद जिमी कार्टर ने फिर आगे की सारी चीज़ें रोकी। हमला करना नहीं करना, जो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती थी, वो सारी चीज़ें रुकी। तो ये वो चंद मौके हैं जब दुनिया पे एक बड़ा खतरा था, जैसे अभी ये सारी चीज़ें हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच, चेरनोबिल से लेके बाकी न्यूक्लियर प्लांट, और ये कि अगर कोई एक परमाणु हमला कर दे तो क्या होगा। तो ऐसी ही चीज़ें पहले भी वक्त में हो चुकी हैं, इतिहास गवाह है, और बड़े कुछ मिनटों कुछ सेकंडों में दुनिया बची है। लेकिन बात वही है कि अब भी 13,000 से ज़्यादा एटम बॉम्ब हैं इस दुनिया में, अलग अलग देशों के पास। तो जब तक ये हैं तब तक ये ख़तरा हमेशा रहेगा। कभी भी हालात एक जैसे तो होते नहीं। जब तनाव टेंशन होगा, दो परमाणु संपन्न देशों के बीच जब झगड़ा होगा, जंग होगी, तो सबसे ज़्यादा खतरा यही होता है। अभी तो चलो रूस परमाणु बम सबसे ज़्यादा है, लेकिन यूक्रेन के पास नहीं है। अगर यही यूक्रेन के पास इस वक्त भी परमाणु हथियार होते, एटम बम होता, तो क्या रूस इतनी आसानी से यूक्रेन पर हमला करता? बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि रूस को मालूम है अपनी सेना से, अपने बाकी चीज़ों से वो यूक्रेन को हरा देगा। लेकिन अगर यूक्रेन के पास एटम बम है और वो टारगेट पर रूस के किसी भी शहर को रख सकता है, तो फिर ख़तरा ये होता कि अगर हार दिख रहा है, ये मान लीजिए कि जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको सनक चढ़ जाए, सबक सिखानी है, एक बटन दबाने की बात है। एक बटन दबे और पूरा एक शहर कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील, तो शायद नहीं करता रूस अगर परमाणु संपन्न देश होता यूक्रेन। लेकिन दो ताकतवर देश जो दोनों जिनके पास परमाणु बम है, क्या होगा? जैसे अमेरिका, रूस, भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान, इन सभी के पास है। तो इसलिए ये ख़तरा इस दुनिया पे हमेशा मंडराती रहेगी जब तक ये जानलेवा हथियार है, जब तक ये जानलेवा बम है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन सिलसिला अपना आगे बढ़ाऊं। आज पंकज सिंह जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पंकज सिंह साहब। इसके अलावा रियाज और मुमताज़ दोनों भाई, इनका भी जन्मदिन है, बल्कि कल था संडे को, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रियाज साहब और मुमताज़ साहब। साथ में जयेश राम भाई सिदा, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जयेश भाई। और परमार करण जी ने भेजा है। नवजोत सिंह टुटेजा, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नवजोत सिंह जी। आजम हुसैन ने भेजा है। रिचू का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रिचू जी। और ये पंकज दुबे जी हैं भोपाल से, उनकी पत्नी उन्होंने भेजा है। प्रशंसी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रशंसी। नाम आपका अच्छा है, प्रशंसा तो हम सुनते थे, आज प्रशंसी पहली बार मैंने वैसे सुना है। तो तोमर कुलदीप जी ने भेजा, उनकी पत्नी है। साथ में सौरभ कौशिक का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सौरभ, नवादा से हैं ये। इसके अलावा चांदनी राणा और मनमोहन राणा जी की एनिवर्सरी है आज, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। कोमल कुमारी और चंदन किशोर जी की भी एनिवर्सरी है, तो कोमल जी और चंदन जी आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही साबी एंड विक्रम सिंह, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे साबी एंड विक्रम सिंह जी, यूएसए से हैं ये दोनों। महेंद्र सिंह भिंड से हैं, ये राम बाबू गुदड़िया की कहानी सुनना चाहते हैं, डाकू की। इसके अलावा दीपक भावरकर हैं, पोखरन की कहानी सुनना चाहते हैं। जोटफिल हैं लद्दाख से। इसके अलावा नम्रता पांडे जी हैं, और इनकी सिस्टर कीर्ति मिश्रा यूक्रेन में फंसी हुई, इन्होंने मेल भेजा था, और मैंने नम्रता जी आपके मेल को फॉरेन मिनिस्ट्री तक भेज दिया है, जो भी यहाँ पे इस वक्त जहाँ जहाँ हम लोग भेज सकते हैं। तो होप यही है, हम लोगों से जो बन पाएगा, और बाकी मिनिस्ट्री को भी भेजा है तो वो ज़रूर मदद करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। सुरजीत सिंह सातमील जी हैं, और चूरू की एक कहानी की फरमाइश की उन्होंने। इसके अलावा जसनूर धालीवाल, जसकर्ण धालीवाल जी हैं, और सतविंदर धालीवाल कनाडा से उन्होंने भेजा है। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और जो कहानी की फरमाइश है वो भी जल्दी सुनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।